डेविल से शादी। अब तक आपने सुना कि अंश को निमी का बर्थडे याद नहीं। वहीं दूसरी तरफ निमी कर रही है इंतजार अपने बर्थडे पर अंश के विश करने का। अब आगे सुबह का वक्त। निमी आज जल्दी उठ गई और बहुत अच्छे से रेडी भी हो गई। उसने आज वाइट कलर का सूट पहना था जिसमें वो बहुत प्यारी लग रही थी। निमी ने मिरर के सामने जाकर खुद से कहा, मुझे इतना रेडी देख अंश जरूर समझ जाएंगे कि आज कुछ स्पेशल है। और मुझे तो लगता है कि अब तक उन्हें याद भी आ गया होगा कि आज मेरा बर्थडे है। वो ज़रूर मेरे लिए कोई सरप्राइज प्लान कर रहे होंगे। ये सब बोलकर निमी रूम में आई और देखा तो अंश ऑफिस के लिए रेडी हो रहा था। तो वो उसके सामने आ गई और उसने पूछा, आज मैं कैसी लग रही हूँ? अंश ने जवाब दिया, तुम तो हमेशा ही सबसे अच्छी लगती हो। निमी ने बात आगे बढ़ाते हुए कहा, हाँ, पर आज मैं ज़्यादा अच्छे से रेडी हुई हूँ और मैंने इंडियन कपड़े भी पहने हैं। अंश प्यार से निमी के गाल पर हाथ रखते हुए बोला, हाँ, ये तुम पर सूट भी कर रहा है। तो निमी ने भी प्यार से जवाब दिया, हाँ, आपने सही कहा कि मेरे ऊपर ये कपड़े सूट करते हैं और इसीलिए तो मैंने ऐसे कपड़े किसी स्पेशल डे पर ही पहनती हूँ। ये बोलकर जैसे उसने अंश को देखने के लिए अपना सिर ऊपर किया तो पाया कि अंश वहाँ था ही नहीं। ये देख निमी का मुंह बन गया और वो फिर से सोफे की तरफ देखने लगी जहाँ पर अंश अब बैठा हुआ था। फिर निमी अंश के पास गई और बोली, आपने तो आज का न्यूज़पेपर ही नहीं पढ़ा है। देखिए ना, आज की डेट कितनी अच्छी है। ये बोलकर निमी ने अंश को न्यूज़पेपर दे दिया और फिर अपनी कोशिश जारी रखते हुए कहा, अंश, एक बार डेट देखिए ना, आज कितनी अच्छी डेट है। आपको ये डेट देखकर नहीं लगता कि आप कुछ भूल रहे हैं? अंश ने शॉक्ड होकर निमी से कहा, अरे हाँ, मैं इतनी इम्पोर्टेंट डेट कैसे भूल गया। थैंक यू सो मच प्रिंसेस, मुझे आज की डेट याद दिलाने के लिए। तुम्हें पता है आज मेरी बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है। अगर मैं भूल जाता तो बहुत बड़ा लॉस हो जाता। फिर वो निमी के सिर पर किस करके बोला, हम रात को मिलते हैं। ये बोलकर अंश वहाँ से चला गया। ये देखकर निमी गुस्से से सोफे पर बैठ गई और उसने टी टेबल पर रखा सारा सामान नीचे फेंक दिया और वो खुद से ही बड़बड़ाकर बोली, इन्होंने तो हद कर दी। मीटिंग याद है इन्हें, लेकिन बीबी का बर्थडे नहीं याद। और दावे इतने बड़े बड़े किए जाते हैं कि मीटिंग अटेंड नहीं की तो लॉस हो जाएगा और यहाँ बीबी गुस्सा हो जाएगी, उसका कोई डर नहीं है। फिर निमी ने कुछ देर रुककर आगे कहा, खैर छोड़ो, इनकी वजह से मैं क्यों अपना मूड ऑफ करूं। ये पहले कौन सा मेरे साथ होते थे। पहले भी तो मैं अकेले ही अपना बर्थडे एंजॉय करती थी, तो इस बार भी कर लूँगी। पर वैसे भी किसी को याद हो या ना हो, लेकिन मेरे बेस्ट फ्रेंड को ज़रूर याद होगा। मैं अभी उसके पास जाती हूँ। ये बोलकर निमी मिता के रूम की तरफ चली गई। कुछ ही देर में निमी ने मिता के रूम में जाकर देखा तो वो अपने रूम में नहीं थी। उसने फिर काव्या के पास जाकर पूछा, आंटी, मिता कहाँ है? काव्या ने जवाब दिया, बेटा, वो तो राघव जी के साथ किसी रिलेटिव के यहाँ गई है। निमी ने पूछा, क्या? उसने मुझे बताया क्यों नहीं? काव्या ने कहा, हाँ, वो बहुत सुबह ही निकल गई थी और तुम सो रही होगी तो इसलिए नहीं बताया होगा। वैसे उसने मुझे कहा था कि मैं तुझे बता दूँ। निमी ने पूछा, ठीक है। वैसे आंटी, आपको पता है कि आज क्या है? काव्या ने निमी से पूछा। नहीं बेटा, आज कुछ स्पेशल है क्या? और तुम भी कितने अच्छे से रेडी हुई हो, कुछ है क्या जो मैं भूल रही हूँ? निमी मासूमी के साथ बोली, नहीं आंटी, कुछ खास नहीं है, मैं तो बस ऐसे ही रेडी हो गई हूँ। काव्या ने निमी के गाल पर हाथ रखकर कहा, तुम कभी कभी ऐसे कपड़े पहना करो, ये तुम पर अच्छे लगते हैं। निमी ने जवाब दिया,
जी। और फिर वो अपने रूम में वापस चली गई। निमी अपने रूम में जाकर बेड पर पेट के बल लेट गई और बड़बड़ाने लगी। किसी को भी याद नहीं है कि आज मेरा बर्थडे है, और सब तो बोलते थे कि वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। भला ये कैसा प्यार हुआ कि मेरा बर्थडे तक नहीं पता। अब मैं भी किसी को याद नहीं दिलाऊंगी, और जब सब विश करने आएंगे तो बात भी नहीं करूंगी। कितना भी मनाए, बिल्कुल नहीं मानूंगी। शाम का वक्त। निमी पूरे दिन अपने रूम में ही रही। आज वो कहीं बाहर नहीं गई। उसका खाना भी समय पर रूम में आ गया, पर वो ज़्यादा नहीं खा रही थी। अब तो उसने अपने कपड़े भी चेंज करके अपना नाइट ड्रेस भी पहन लिया और बेड पर बैठकर गुस्से में बोली, आज सभी फ्रेंड ने कॉल करके मुझे विश किया। जिनसे सालों तक बात नहीं होती थी, उनका भी मैसेज आया है। यहाँ तक कि दूसरे गोले पर भी कोई दोस्त होता तो वो भी मुझे कॉल या मैसेज करता। लेकिन ये जो मेरी अपनी हैं, जो मेरे सबसे ज़्यादा करीब हैं, उन्हें याद तक नहीं है कि आज मेरा बर्थडे है। फिर निमी ने कुछ देर रुककर कहा, माला दी सुबह से अपने किसी फ्रेंड के यहाँ गई है। आदि भी पता नहीं कहाँ है। और ये मिता की बच्ची, वो तो बिना अपना चेहरा दिखाए ही गायब हो गई। सबके सब मुझे छोड़कर चले गए हैं। अब मैं किसी से बात ही नहीं करूँगी। फिर निमी गुस्से से बेड से उठी और बड़बड़ाते हुए ही बोली, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ है। मेरा इतना बेकार बर्थडे कभी नहीं गया है, और आज भी नहीं जाने दूंगी। मैं अभी जाकर सबको बताती हूँ। ये बोलकर निमी गुस्से से अपने रूम से बाहर गई और नीचे देखने लगी तो उसे चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दे रहा था। जैसे तैसे उसने मोबाइल की फ्लैश लाइट जलाई और हेलो कहकर सबको आवाज़ लगाते हुए नीचे हॉल में आ गई, और फिर तेज आवाज़ में बोली, काव्या आंटी, आप कहाँ हो और यहाँ इतना अंधेरा क्यों है? निमी ने इतना ही कहा था कि तभी लाइट ऑन हो गई और वो अपने चारों तरफ देखकर डर गई, क्योंकि उस वक्त उसके ऊपर एक नकली छिपकली आ गिरी थी। वो खुद को कंट्रोल करके अपने चारों तरफ देखने लगी तो उसने देखा कि पूरा घर हेलोवीन थीम से डेकोरेट किया गया था। फिर निमी के कानों में और चारों तरफ डरावनी चीज़ों से डेकोरेट था। फिर निमी के कानों में सभी घर वालों की आवाज़ आई और सभी लोग एक साथ बोले, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। ये सब देखकर निमी बहुत ज़्यादा खुश हो गई। तभी मिता भागती हुई उसके पास आई और उसके गले लगकर बोली, हैप्पी बर्थडे मेरी जान, एंड आई एम सो सॉरी। आज तुझे हम सब ने बहुत परेशान किया ना। तभी आदि आकर बोला, हाँ, ये सब इस मिता की बच्ची का ही प्लान था, और तो और उसने इस प्लान में भाई को भी शामिल कर लिया था। ये सुनकर निमी अंश की तरफ देखने लगी, जो एक साइड में खड़ा था और प्यार से उसे देखे जा रहा था। निमी ने उसके पास आकर कहा, तो आप जानबूझकर मेरा बर्थडे भूलने का नाटक कर रहे थे? अंश मुस्कुराते हुए बोला, जी हाँ, मुझे मिता ने ऐसा करने के लिए कहा था, वरना मैं तुझे इतना परेशान थोड़ी ना कर सकता था। और वैसे भी मैं तुम्हारा बर्थडे चाहकर भी नहीं भूल सकता, क्योंकि तुमने इतने तरीके से मुझे याद दिलाने की कोशिश की थी। फिर अंश ने प्यार से कहा, हैप्पी बर्थडे। निमी ने भी मुस्कुराकर जवाब दिया, थैंक यू। फिर निमी ने मिता की तरफ देखकर कहा, लेकिन मिता, मैं तुझसे बहुत गुस्सा हूँ। तुम सभी तो पार्टी की थीम की तरह रेडी हो। कोई चुड़ैल बना है, तो कोई डायन, तो कोई वैम्पायर, लेकिन मैं यहाँ नाइट ड्रेस में खड़ी हूँ। मिता निमी का मजाक बनाते हुए बोली, अरे तो तुझे किसने कहा था इतनी जल्दी चेंज करने को? तुमने आज जो पहन रखा था वही पहन कर रहती, वैसे उसमें भी तुम डायन ही लग रही थी। निमी ये सुनकर मिता को मारने के लिए उसके पीछे दौड़ पड़ी। तभी दादी ने उन दोनों को रोकते हुए कहा, अरे शांत हो जा तुम दोनों। और निमी बेटा,
तुम जाकर चेंज कर लो। मिता ने तुम्हारे लिए भी ड्रेस लिया है, बस वो तुम्हें परेशान कर रही है। ये सुनकर निमी जल्दी से मिता के रूम में गई और वहाँ उसके लिए एक डरावनी सी ड्रेस रखी हुई थी, जिसे उठाकर वो चेंज करने चली गई। कुछ देर बाद वो मिरर के सामने परेशान सी खड़ी थी। तभी मिता अंदर आकर बोली, क्या हुआ निमी, नीचे चलना, ये पार्टी तेरे लिए ही है। इस पर निमी ने जवाब दिया, मुझे देख एक बार, मैं किस एंगल से डरावनी दिख रही हूँ। मिता ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और फिर बोली, हाँ यार, तू तो बिल्कुल नॉर्मल लग रही है। किसने कहा था तुझे इतना सुंदर होने को? निमी ने कहा, हेलो, इसमें मेरी क्या गलती है? और तू ये सब छोड़, ये बता कि अब मैं क्या करूं? मिता कुछ सोचते हुए बोली, तू एक काम कर, ये ब्लैक वाली लिपस्टिक लगा ले, इसमें थोड़ी डरावनी लगेगी तू। निमी ने ब्लैक कलर की लिपस्टिक लगा ली और फिर वो दोनों नीचे हॉल में आ गए। तभी अंश निमी के पास गया और उससे बोला, यही तुम्हारा सबसे डरावना रूप है। निमी ने जवाब दिया, आपसे तो अच्छा ही है। आप तो आज के दिन भी सिंपल सी 3 पीस सूट पहनकर आ गए। आपने ये भी तो नहीं हुआ कि बीबी का बर्थडे है, थीम पार्टी है, तो मैं भी कुछ इसी के अकॉर्डिंग पहन लूँ। अंश थोड़ा सा मुस्कुराते हुए बोला, क्या मुझे किसी को डराने के लिए कॉस्ट्यूम पहनने की ज़रूरत है? मैं तो ऐसे भी डरा सकता हूँ। निमी ने जवाब दिया, अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी, आपका निकनेम तो डेविल ही है, तो आपको थोड़ी ना किसी ड्रेस की ज़रूरत है। तभी मिता निमी के पास आकर बोली, चल निमी, अब केक काटते हैं। निमी ने हाँ में सिर हिला दिया और फिर केक के आते ही उसने केक कट करके सबसे पहले दादी को खिलाया, फिर काव्या और राघव जी को, उसके बाद अंश को, मिता को, फिर एक एक करके सभी घर वालों को खिलाया। केक कट होने के बाद दादी ने तुरंत ऑर्डर देते हुए कहा, चलो अब गाना बजाओ, डांस भी तो करना है। इस पर आदि दादी को छेड़ते हुए कहा, दादी आप डांस कर लोगी? तो दादी जी ने उसे जवाब देते हुए बोली, क्यों, तुझे क्या मैं बूढ़ी दिखती हूँ? शायद तुझे पता नहीं है कि मैं अपने ज़माने में कॉलेज में डांस के लिए फेमस थी। इस पर आदि ने हंसते हुए कहा, दादी आपके ज़माने को 50 साल से भी ऊपर हो गया है। तो दादी बोली, अच्छा बेटा, फिर बजा गाना, मैं बताती हूँ तुझे। दादी के बोलते ही आदि ने गाना प्ले किया और सिवाय अंश के दादी के साथ सभी लोग डांस करने लगे। आहा बेबी, मैं थर्स्टी, तेरे नस नस में घुस जाऊँ, डोंट कीप मी वेटिंग, वरना तुझको तड़पाऊँ। सभी लोग डांस कर ही रहे थे। तभी राघव ने काव्या के पास आकर पूछा, तुम ऐसे क्या देख रही हो काव्या? काव्या ने जवाब दिया, मिता को देख रही हूँ। उस दिन के बाद से वो अपनी असली खुशी भूल ही गई है। वो कितना भी अपने दर्द को छुपा ले, लेकिन वो उसके चेहरे पर आ ही जाता है। उस हादसे के बाद से वो खुद को जैसे भूल सी गई है और बस हम सबके लिए बनावटी मुस्कान ओढ़े रहती है और सोचती है कि किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। राघव ने कहा, हमारे मिता बहुत ब्रेव है और जो कुछ हुआ है उससे निकलने के लिए उसे थोड़ा वक्त लगेगा, पर तुम देखना, एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब मिता के हिस्से की खुशी उसे दोगुनी होकर मिलेगी। दोनों बातें कर ही रहे थे कि उनकी सारी बातें मीनाक्षी ने सुन ली और मिता की तरफ देखकर वो मन ही मन बोली, ऐसा क्या हुआ है मिता के साथ जो ये दोनों इस तरह से उसके लिए चिंता कर रहे हैं? जरूर कोई बड़ी बात है, मुझे पता करना होगा। क्या पता वो मेरे किसी काम आ जाए। ये सोचकर मीनाक्षी ने एक डेविल स्माइल दी। अगले दिन निमी और मिता सुबह जब नीचे आई तो देखा कि मीनाक्षी दादी और काव्या को कुछ कह रही थी। तभी मिता और निमी उसके पास आकर सुनने लगी तो उन्हें समझ में आया। तभी मीनाक्षी ने दादी से कहा, लो आ गई इस घर की सबसे होनहार बेटी। आप लोगों को तो लगा था कि
मुझे कुछ पता ही नहीं चलेगा। वो तो अच्छा हुआ कि कल मैंने भैया और भाभी की बात सुन ली और मुझे सब पता चल गया, वरना आप सब ने तो मुझे पराया ही कर दिया था। मीनाक्षी की आवाज़ सुनकर राघव भी वहाँ आ गए और उन्होंने पूछा, क्या हुआ? तुम सुबह सुबह अब किस बात पर बहस कर रही हो? मीनाक्षी ने जवाब दिया, हाँ, मुझे तो आदत है ना बिना बात के बवाल करने की। राघव ने उनकी बातों को इग्नोर करते हुए एक बार फिर से पूछा, अरे बताओ तो सही कि क्या हुआ है? मीनाक्षी से चिल्लाकर कहा, बातें छुपाई जाती है मुझसे और क्या? उसके चिल्लाने की वजह से अंश के सिवाय बाकी सभी लोग इकट्ठा हो गए। राघव ने फिर से पूछा, कौन सी बात? तुम किस बारे में बात कर रही हो? मीनाक्षी ने जवाब दिया, पहले मुझे अंश की शादी के बारे में कुछ नहीं बताया गया था और फिर मिता के बारे में। मीनाक्षी की बात सुनकर राघव जी शॉक्ड हो गए और बोले, मिता के बारे में तुझे किसने बताया? मीनाक्षी ने टोंट मारते हुए कहा, कौन बताएगा? मैंने कल आपकी और आपकी पत्नी की बातें सुनी थी और उससे मुझे पता चल गया। राघव बात बदलने की कोशिश करते हुए कहा, देखो, इस बात को भुला देना ही सही है। अब तुम भी इस बात को जाने दो। तभी मीनाक्षी मिता की तरफ देखकर बोली, कमाल करते हैं भैया, इतना सब हो गया और आप बोल रहे हैं कि इस बात को जाने दिया जाए। मुझे पता है आपने एक बार भी अपनी लाडली बेटी से नहीं पूछा होगा कि वो ऐसा क्या कर रही थी जो इसके साथ इतना सब कुछ हो गया। उनकी बात सुनकर निमी को बहुत तेज गुस्सा आया। वहीं मिता की आंखें पुरानी बात को याद कर नम हो गई। ये देखकर निमी ने गुस्से में पूछा, आपके बोलने का मतलब क्या है बुआ जी? मीनाक्षी ने तुरंत निमी की तरफ उंगली करते हुए बोली, तुम इतनी नासमझ तो दिखती नहीं हो कि मेरा मतलब नहीं समझोगी। इसके साथ जो भी हुआ कहीं न कहीं इसकी भी गलती रही होगी। निमी गुस्से से बोली, खोट उन लड़के की नीयत में था, गुनाह उन्होंने किया और आप उंगली मिता पर उठा रही हैं। तो मीनाक्षी ने निमी को घूरते हुए कहा, बिल्कुल, मैं ऐसा कह रही हूँ क्योंकि मैंने तुमसे ज़्यादा दुनिया देखी है। अच्छे से जानती हूँ आजकल की लड़कियों को। मिता को छोड़ो, तुम अपने आप को ही देख लो। इतने बड़े घर की बहू बन गई हो, देश के सबसे बड़े आदमी की बीवी बनकर खड़ी हो। एक अनाथ होने के बाद भी तुम मुझसे इस तरह से बात कर रही हो। मीनाक्षी ने इतना कहा ही था कि तभी सीढ़ियों से नीचे आते हुए अंश ने तेज आवाज में चिल्लाते हुए कहा, आपकी हिम्मत कैसे हुई निमी और मीता के खिलाफ ये सब बोलने की? अंश की आवाज़ सुनकर सभी लोग अंश की तरफ देखने लगे। इस वक्त अंश बहुत गुस्से में नजर आ रहा था। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो चुकी थी। अंश नीचे आकर ठीक मीनाक्षी के सामने खड़ा हो गया, फिर आगे बोला, मिता और निमी के लिए ये सब बोलने का हक आपको किसने दिया? मेहमान बनकर आती है ना, तो मेहमान बनकर रहें। ये सुनकर मीनाक्षी थोड़ा प्यार से बोली, अंश, तुम इनके लिए अपनी बुआ से ऐसे बात कर रहे हो? अंश ने फिर से गुस्से में जवाब दिया, जी नहीं, मैं अपनी बीवी और बहन के लिए एक ऐसी औरत से ऐसे बात कर रहा हूँ जो शायद ये भूल गई है कि वो खुद एक औरत है। तो मीनाक्षी भी गुस्से से बोली, अंश, ये मत भूलो कि जिस बहन के लिए तुम अपनी सगी बुआ से ऐसे बात कर रहे हो, इसे तुम्हारा कोई सगा रिश्ता नहीं है। मीनाक्षी के बोलते ही दादी बीच में चिल्लाते हुए बोल पड़ी, अब तुम बस भी करो, ये क्या फालतू बातें बोले जा रही हो? मीनाक्षी ने दादी की तरफ देखते हुए कहा, मैं सच ही तो बोल रही हूँ। आप लोग शायद भूल सकते हैं, लेकिन मैं नहीं भूली। नाली के पानी को अगर बोतल में बंद करके गंगाजल पर भी रखा जाए, फिर भी वो पानी कभी साफ और पवित्र नहीं होता है। उसी तरह से ये लड़की भी मलिन हो चुकी है, इसका चरित्र कभी साफ नहीं हो सकता। इस पर अंश तेज आवाज में चिल्लाते हुए बोला, बस बहुत बकवास कर लिया आपने और बहुत सुन लिया हमने। अब आपके इस घर में दिन पूरे हुए। आप अपना सामान लीजिए और निकल जाइए इस घर से। कहीं ऐसा ना हो कि
हमेशा हमेशा के लिए इस घर में आपकी एंट्री बंद हो जाए। मीनाक्षी भी तेज आवाज़ में बोली, ये मत भूलो अंश कि मैं भी इस घर की बेटी हूँ। इस घर पर मेरा भी हक है। अंश ने जवाब दिया, हक तो तब होता ना जब दादाजी ने यह हक आपको दिया होता। शायद आप भूल गई हैं कि ये पूरा एम्पायर मेरे नाम पर है और मैं जिसे चाहूँ जब चाहूँ यहाँ से निकाल सकता हूँ। मीनाक्षी एक बार फिर से चिल्लाते हुए बोली, अंश तुम भूल गए कि सालों पहले इस घर में क्या हुआ था जिसके लिए तुम बोल रहे हो। ये मत भूलो कि ये उस औरत की बेटी है जो तुम्हारी माँ की मौत की जिम्मेदार है। इस पर राघव जी उसे टोकते हुए बोले, बस भी करो मीनाक्षी। मीनाक्षी ने एक नज़र राघव जी की तरफ देखा और फिर कहा, क्यों क्यों बस करूं मैं? अब खुद की बारी आई तो मुझे चुप करवा रहे हो। तभी अंश अपने दांत पीसते हुए बोला, जब सालों पहले मैंने आपसे कुछ उम्मीद की थी तब तो कुछ बोला नहीं गया आपसे, और आज जब ज़रूरत नहीं है तो बोल रही हैं, क्योंकि यहाँ आपका अपना स्वार्थ है। अब अगर आप 10 मिनट के अंदर इस घर से नहीं गई तो जिस पति के पैसों पर आप इतना उछल रही हैं ना, 10 मिनट में मैं उस पैसों को मिट्टी में मिला दूंगा। और इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। अगर शक है तो नेट पर अपनी कंपनी के शेयर प्राइस देख लीजिए, जो 10 मिनट के अंदर अंदर मिट्टी के दाम हो जाएगा। अंश की ये बात सुनकर सभी लोग शॉक्ड हो गए और मीनाक्षी ने हैरान होते हुए कहा, अंश तुम ऐसा नहीं कर सकते। अंश ने जवाब दिया, मैं ऐसा कर रहा हूँ, और जितना टाइम आप मुझसे बात करने में वेस्ट करेंगी उतनी ज़्यादा आपकी कंपनी की प्राइस गिरती जाएगी। तो अच्छा यही होगा कि आप अपना सामान लें और निकल जाएं यहाँ से। मीनाक्षी कुछ बोलने ही वाली थी कि तभी उनका बेटा शुभम और बेटी डोली उसके पास आए और उन्हें ज़बरदस्ती वहाँ से ले गए। सभी लोगों पर अंश को बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन तभी अंश की नज़र मिता पर पड़ी, जिसकी आंखों में आंसू थे, क्योंकि आज उसकी वजह से काव्या जी को भी बहुत कुछ सुनना पड़ा था। अंश की नज़र खुद पर महसूस करते ही मिता चुपचाप अपने रूम में चली गई। वहीं निमी भी उसके पीछे पीछे कमरे की तरफ चली गई और अंश कुछ सोचते हुए अपने रूम में चला गया। सबके जाते ही काव्या अंदर ही अंदर टूटते हुए धीमी आवाज़ में बोली, ये सब मेरी वजह से हुआ है। मुझे नहीं पता था कि जीजी मुझसे इतनी नाराज़ है। तभी राघव जी उसे संभालते हुए बोला, तुम्हारी कोई गलती नहीं है काव्या। मीनाक्षी ने यह सब जानकर किया था। उसे लगा था कि वह पुरानी बात करेगा तो अंश उसकी बातों में आ जाएगा और वो जो चाहेगी वो हो जाएगा। इस पर कुछ सोचते हुए काव्या ने कहा, हमें सभी को सच बता देना चाहिए। ये सुन दादी बोली, तुम कैसी बातें कर रही हो काव्या? अब इन बातों का क्या मतलब है? अब उस सच से क्या हो जाएगा? जो होना था वो पहले ही हो चुका है। काव्या ने रोते हुए कहा, माँ, सच से कम मेरी गिल्ट तो कम होगी। मेरी वजह से इस परिवार ने इतना सब झेला था। अंश का तो पूरा बचपन ही खत्म हो गया था। राघव उसे बीच में ही टोकते हुए बोले, तुम्हें क्या लगता है काव्या, आज यूँ सबको सच बता देंगे तो सब ठीक हो जाएगा? काव्या ने सोचकर जवाब दिया, कम से कम हम अंश को तो बता सकते हैं ना। शायद उसकी जो आपसे नफरत और नाराज़गी है वो ख़त्म हो जाए। ये सुन राघव जी ने अंश के रूम की तरफ देखकर जवाब दिया, काव्या, अगर अंश को सच जानना होता तो उसे सच जानने से कोई नहीं रोक सकता था। सच तो ये है कि वो खुद भी इससे भाग रहा है। तो आखिर ऐसा क्या हुआ था अतीत में मित्तल परिवार के साथ? क्या ये सच खड़ी करने वाला है कोई बड़ी मुसीबत? ये जानेंगे हम अगली वीडियो में। तो आज की कहानी आप सबको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आती है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।